Hi guys, myself Vikas Dayal. Today we study about refraction on spherical surface. इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टडी की थी कॉन्वेक्स सरफेस पर। देखो स्फेरिकल सरफेस टू टाइप्स की होती हैं, आप भी जानते हैं, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो पीछे के जो लेक्चर था, पीछे का लेक्चर, उसमें हमने स्टडी की थी कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन की स्टडी की थी। टुडे वी स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो मैं यहाँ एक कॉनकेव सरफेस ले रहा हूँ। इस सरफेस के इधर मीडियम फेस्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये रेयर है। इस साइड में जो है मैंने डॉटेड करके शो किया है, ठीक है, हल्के हल्के डॉटेड दिखाए हैं। ये मीडियम सेकंड है जो डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट करवा देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इससे ये रे इंसिडेंट करवा दी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट O था, इससे पॉइंट M पर रे इंसिडेंट होगी। यहाँ पर अपन नॉर्मल बनाएंगे, ये वाला अपना नॉर्मल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है I, इंसिडेंट एंगल I या एंगल ऑफ इंसिडेशन। ठीक है, अब ये रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी। तो देखो ये जो अपना नॉर्मल है, इस नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ऐसे सीधी नहीं जाके मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ऐसे सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी नहीं जाके मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो मैं इसे नॉर्मल की ओर मूव करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ये ऐसे नॉर्मल की ओर मुड़ गई, सीधी नहीं जाती। देखो ऐसे सीधी नहीं गई, ये मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ठीक है, दूसरी रे जो परपेंडिकुलर टू सरफेस आती है, ये जो सरफेस है ये वाला इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये विदाउट चेंज इन डायरेक्शन पास हो जाएगी। अब ये रे इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इस साइड में तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको अपन पीछे बढ़ाएंगे। तो इसको पीछे बढ़ाएं तो ये पाथ रहेगा इसका, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं, देखो ये नया पाथ आता है अपने पास। ठीक है, ये वाला पाथ आता है, तो यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। इस रे को पीछे अपन बढ़ा रहे हैं तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो यहां इसकी इमेज बन जाएगी I। ठीक है, अब बात आती है ये कि नॉर्मल और ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है, इसके बीच में एंगल होता है, इसको अपन बोलते हैं R। तो ये जो रे थी इसको पीछे बढ़ाया तो ये लाइन आ रही है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा, वो एंगल भी कितना होगा, R होगा। ठीक है, अब हमें तीन एंगल और दिखाने हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो ऑब्जेक्ट पर अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बीटा, और बाद में लास्ट क्लास हमारी इमेज बनी थी, इमेज पर गामा। ये तीन एंगल और शो कर दिया है। एक ये जो बिंदु M है, इस M से यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचते हैं MB। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाते हैं MB। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज तक की डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस V, और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ठीक है, ये अपना डायग्राम है जिसे मैं एक बार जूम करके शो कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, इसमें देखो एक तरफ रेयर मीडियम है, एक तरफ डेंस मीडियम। ठीक है, हमने क्या किया, ये कॉनकेव सरफेस ले ली, यहाँ ऑब्जेक्ट O से रे इंसिडेंट करवाई, एक नॉर्मल खींचा, जो नॉर्मल बनाया जो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी,
मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, नॉर्मल की ओर थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है। और दूसरी रे जो थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी, तो वो पास हो गई। ये दोनों रे पीछे बढ़ाने पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, तो यहाँ आपने इमेज बना दी। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका रे डायग्राम आप नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अपन जिक्र करेंगे थ्योरी का। तो जैसे जैसे हमने ये बनाया है डायग्राम, ठीक वैसे वैसे हम थ्योरी लिखेंगे। तो देखो थ्योरी में क्या आएगा, ध्यान से सुनो, लिखना भी है आपको। तो थ्योरी में अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द रे इंसिडेंट फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट O to point M. According to the diagram, the ray incident from point object O to incident at, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दोबारा बताऊंगा आपको सरल वे में क्या लिखेंगे कि according to the diagram, the ray incident at point M from point object O after refraction move towards the normal. After refraction move towards the normal, and another ray that incident perpendicular to the surface, another ray that incident perpendicular to the surface after refraction pass without change in direction. After refraction pass without change in a direction. After refraction both rays, यानी रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन बोथ रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, यानी इसको पीछे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपन लिखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, या एट देयर इमेज इज फॉर्म्ड। ये आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी बात डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन आपको कैसे करना है, तो देखो जैसे आपने डेरिवेशन किया था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, ये तो बी पार्ट है अपना, इससे पहले अपन ए पार्ट पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स सरफेस था, अब है कॉनकेव। तो सेम वही तरीका लेंगे जो कॉन्वेक्स में लिया था। तो अपन सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे। हमें सबसे पहले करना क्या है कि एक एंगल निकालना है आई, और बाद में निकालना है आर। तो इंसिडेंट एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेशन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको निकालने हैं, दोनों एंगल आई और आर। तो आई किस ट्राइंगल में है, देखो ये आई जो है इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो एम से ओ और सी पर जो रे आ रही है इन दो के बीच में है, ठीक है, ये आई एंगल। तो अपन ट्राइंगल लेंगे एम ओ सी। ये जो ट्राइंगल है इसके दो इंटरनल एंगल तो हो जाएंगे आई और एल्फा, इन दोनों का सम हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल बीटा के इक्वल, ठीक है। तो अपन लिखेंगे द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल एम ओ सी, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल एम ओ सी। एम ओ सी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है बीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल क्या है, एक तो एल्फा है एक आई है। तो आई प्लस एल्फा, हमें चाहिए आई, तो आई कैलकुलेट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एल्फा इधर लाएंगे तो बीटा माइनस एल्फा होगा, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास आई की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे आर। तो आर किस ट्राइंगल में आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में है आर। तो इन दोनों के बीच में कौन सा, देखो एम से आ रही है, एक तो आई पर एक है सी पर। तो एम आई सी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल। तो द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल एम आई सी, एम आई सी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल कितना है, इसका भी बीटा ही है, लेकिन इंटरनल एंगल एक तो आर है और एक गामा है।
तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो टू इंटरनल एंगल एक तो गामा है और एक आर है, तो आर प्लस गामा। ठीक है, तो आपको चाहिए आर, तो आर इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो गामा को इधर लाएंगे तो बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये हो गया आपका आर का मान। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या होगा देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू वन। ठीक है, तो देखो म्यू टू वन जो होता है अपना, इसको बीच में लिख देंगे म्यू टू वन। अब म्यू टू वन को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लिख सकते हैं। तो यही लिख रहा हूं मैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये अपन रिफ्रैक्शन के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो साइन आई को अपन आई लिख सकते हैं, क्योंकि यदि थीटा बहुत कम हो तो अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। साइन थीटा कितना होता है, थीटा। तो साइन आई को अपन क्या लिख देंगे, आई। अतः आई अपॉन साइन आर की जगह अपन लिख देंगे आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब हम आई और आर दोनों की वैल्यू रख देंगे। आई तथा आर का मान रखने पर इन दोनों का मान रखेंगे। तो आई की जगह तो आपको लिखना है बीटा माइनस एल्फा और आर की जगह लिखना है बीटा माइनस गामा। तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, अब इसको वज्र गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आई और आर की वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। वैल्यू ऑफ आई एंड आर। ठीक है, अब देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा देखो, म्यू वन तो मल्टीप्लाई होगा बीटा माइनस एल्फा से इज इक्वल्स टू म्यू टू मल्टीप्लाई होगा किससे, बीटा माइनस गामा से, तो बीटा माइनस गामा। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, साइन ट्राइंगल लेके आपको अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इस डायग्राम से निकालनी है। शर्त ये है कि आपको ट्राइंगल लेना है और वो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी इस परपेंडिकुलर जो हमने बनाया था इस परपेंडिकुलर से एंगल वो ट्राइंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल देखो अल्फा कौन से में आ रहा है, अल्फा यहाँ है, तो एम ओ डी में आ रहा है अल्फा, एम ओ डी ट्राइंगल जो है उसमें। तो इन ट्राइंगल एम ओ डी, ट्राइंगल एम ओ डी में टेन एल्फा को आप अल्फा लिख सकते हो, जैसे साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, ठीक वैसे टेन एल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेन एल्फा की वैल्यू क्या होती है, हाइट अपॉन बेस। तो एल्फा के सामने की ये तो हाइट हो जाएगी एम डी और ये हो जाएगा बेस डी ओ या ओ डी। तो एम डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये वैल्यू तो होगी टेन एल्फा की, यानी एल्फा की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालेंगे बीटा की और गामा की। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बीटा कौन से में, देखो बीटा यहाँ है, तो ये बनेगा आपका एम सी डी ट्राइंगल। तो
तो इन ट्रायंगल एम सी डी टेन बीटा को आपको लिखना है बीटा। और टेन बीटा होता है हाइट अपॉन बेस, तो हाइट तो हो जाएगा एम डी, बेस हो जाएगा डी सी या सी डी, तो एम डी अपॉन डी सी। ठीक है, लास्ट बच गया एक और अपना गामा। तो गामा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखो एम आई डी में, एम आई डी में। तो इन ट्रायंगल एम आई डी टेन गामा इज इक्वल्स टू गामा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है, मैं अच्छे से शो कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब देखो टेन गामा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो गामा इसमें था तो एम डी अपॉन डी आई, तो इसको अपन लिखेंगे एम डी अपॉन डी आई। ठीक है, अब सब वैल्यू हो गई अल्फा बीटा और गामा की, ये अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखनी है, कौन सी इक्वेशन में रखनी है, फर्स्ट में। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। तो म्यू वन बीटा माइनस अल्फा है, तो म्यू वन बीटा माइनस अल्फा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, एम डी अपॉन डी सी, तो एम डी अपॉन डी सी माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ है अपने पास एम डी अपॉन डी ओ, तो एम डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू म्यू टू। देखो बीटा माइनस गामा है, तो बीटा की वैल्यू तो अपने पास एम डी अपॉन डी सी है ही, तो एम डी अपॉन डी सी माइनस गामा की एम डी अपॉन डी आई, एम डी अपॉन डी आई। ठीक है, अब एम डी इधर भी कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो दोनों तरफ एम डी कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ एम डी कॉमन ले रहा हूँ, मेरे पास बचा इधर वन अपॉन डी सी माइनस वन अपॉन डी ओ। ठीक है, वन अपॉन डी सी अपॉन माइनस वन अपॉन डी ओ बचा, एम डी कॉमन आ गया। इसके बाद इस साइड में एम डी कॉमन ले लूंगा। ठीक है, इसमें एम डी कॉमन लिया तो इसमें वन अपॉन डी सी माइनस वन अपॉन डी आई बचेगा, तो वन अपॉन डी सी माइनस वन अपॉन डी आई। अब एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, म्यू वन अपॉन डी सी माइनस वन अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू म्यू टू वन अपॉन डी सी माइनस वन अपॉन डी आई, ये बचा अपने पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी सी डी ओ और डी आई, ये जो तीन डिस्टेंस हैं वो साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए इन तीनों डिस्टेंसों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या होगा, एक तो आपको डी सी की वैल्यू निकालनी है, एक निकालनी है आपको डी ओ की, और एक निकालनी है आपको डी आई की। ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो डी से सी, देखो डी से सी ये दूरी है आपकी आर, डिस्टेंस आर है, ये पीछे की ओर है तो ये माइनस की आएगी। देखो इस पॉइंट से आगे होती है तो प्लस, पीछे होती है तो माइनस, ऊपर होती है तो प्लस, नीचे होती है तो माइनस। तो वैसे ये इधर है तो ये माइनस की आर हो जाएगी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस आर। दूसरी आपकी डी से ओ, तो डी से ओ तक की दूरी है यू,
ये डिस्टेंस u है तो इसको अपन लिखेंगे माइनस u, क्योंकि ये भी पीछे है। थर्ड अपनी बच गई डी आई, डी से लेके आई तक ये है v, ये भी पीछे है तो अपन इसको भी माइनस का v लिखेंगे। ये सब वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। सो क्या हो जाएगा अपने पास, μ1 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन डी ओ खुद माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन डी सी की वैल्यू माइनस आर माइनस 1 अपॉन डी आई खुद माइनस का तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन डी आई की वैल्यू v। अब इनके ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का μ1 अपॉन आर प्लस μ1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस का μ2 अपॉन आर प्लस μ2 अपॉन v। ठीक है, तो इस ये जो r की वैल्यू है ये इधर कर लेंगे और ये u है इधर v की ओर ले जाएंगे। तो r की वैल्यू एक साइड करनी है आपको, uv की एक साइड करनी है। तो इस r वाले को मैं इधर लाऊं तो प्लस की बनेगी, तो μ2 अपॉन आर LHS में लाएंगे तो प्लस की होगी। ये पहले से LHS में माइनस है तो माइनस की रहेगी, μ1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ये देखो v की वैल्यू जो है μ2 अपॉन v, ये पहले से इधर है RHS में तो ये प्लस की रहेगी μ2 अपॉन v। ये u की वैल्यू LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की, तो μ1 अपॉन u। इन दोनों में r एलसीएम आ रहा है तो हम r एलसीएम ले लेंगे, अपना बनेगा μ2 माइनस μ1 इज इक्वल्स टू, आगे का पार्ट ऐसा कैसा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला या रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कई बार अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव सरफेस, तो अपन यही टॉपिक करेंगे। यदि आपको पूछा जाए डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस तो भी यही करेंगे। इस रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कॉनकेव सरफेस से तभी अपने पास रिफ्लेक्शन फॉर्मूला डेराइव होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये जैसा अपना कॉन्वेक्स सरफेस पर आया था सेम वो का वो फॉर्मूला इसमें आता है। ठीक है, ये था आज का अपना टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस। आपको करना कैसे, इससे पहले का टॉपिक तो हमने ए नंबर किया था, ये अपना बी नंबर है। ठीक है, तो ये देखो बी नंबर अपना बी नंबर टॉपिक लगाओगे, डायग्राम बनाओगे जो मैंने जूम करके आपको दिखा रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डायग्राम बनाने के बाद अपन थ्योरी लिखेंगे, डायग्राम के बाद क्या लिखेंगे, थ्योरी। तो थ्योरी में बोल के मैंने बताई भी है, फिर बता रहा हूँ। थ्योरी में अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द रे इंसिडेंट ऑन पॉइंट एम या इंसिडेंट एट पॉइंट एम फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, द रे इंसिडेंट ऑन पॉइंट एम फ्रॉम point object O after reflection move towards the normal, after reflection move towards the normal, and another ray that incident perpendicular to the surface, the another ray that incident perpendicular to the surface after reflection pass without change in direction, after reflection pass without change in direction। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, देखो पीछे बढ़ाने पे मिल रही है यहाँ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एट देयर इमेज इज फॉर्म्ड। ये थ्योरी आ जाएगी। ये थ्योरी आने के बाद जैसे हमने कॉन्वेक्स सरफेस पर किया था ठीक वही तरीका है अपना, वैल्यूज जरूर अलग अलग हैं लेकिन तरीका वही है। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स लेके आई और आर की वैल्यू निकाली, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, बाकी का सेम वही तरीका। ठीक है,
अब देखो एट प्रेजेंट आपको ये जो बोर्ड पे जो भी शो हो रहा है वो पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो इस टाइम आप क्लियरली स्क्रीनशॉट लेकर ये जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।